साथ मेरे साथी शांत कपड़े जी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जी के बलदेव जी हैं सेक्रेटरी हैं हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर गोपाल जी राम नेगी जी बलविंदर कंवर जी सभी कांग्रेस के साथी हम आपका स्वागत करते हैं। मुझे कांग्रेस ऑफिस में नए वर्ष में पहली बार आप लोगों से मिलने का मौका। आज हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में एक साल से ऊपर का समय पूरा कर चुकी है। निश्चित तौर पे सरकार का एक साल का कार्यकाल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन बातों को आगे बढ़ाया है प्रदेश हित में और कौन से बड़े फैसले लिए हैं और उसके अलावा आने वाला देश के अंदर जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, उसको लेके हमारी पार्टी और सरकार किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है, इन विषयों पे हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ 2022 दिसंबर में। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश के लोगों ने बनाया और पिछली सरकार जो थी भाजपा की, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम जी ने किया और हमको और हमारी सरकार को जब मौका मिला तो चैलेंजेस के साथ हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। चैलेंजेस थे, उन सारी चीजों को आज प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है और आप लोगों ने भी इसमें बहुत बार इन चीजों को नजदीकी से अनुभव किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो उस वक्त थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि खजाना खाली था और कर्जों का बोझ बहुत बड़ा था, देनदारियां बहुत थी। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े अपने खाली खजाने के साथ आगे बढ़ना है और एक कर्जे का बोझ लेके किसी सरकार को आगे बढ़ना है। उसके बाद अगला चैलेंज था हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी आपदा। बरसात में लगातार जिस प्रकार की बरसात रही और नुकसान पे नुकसान होते रहे, जिसमें तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नुकसान सरकारी संपत्तियों का हुआ, सड़कों का, ब्रिजेस का, बिजली की स्कीमों का, सिंचाई की स्कीमों का, और लोगों ने जान माल की भी क्षति, 400 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 4,000 के करीब लोगों ने अपने घर खोए, 13,000 के करीब लोगों ने पार्शली अपने घर को जो है डैमेज हुए। बहुत बड़ा नुकसान था हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। वो अपने आप में सबसे बड़ी आपदा को फेस किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हमने और आपने। वो अपने आप में एक बहुत बुरा वक्त था। अब समय आगे हम ये प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बने। उन दौरान जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे और लोगों की सेवा की। जहां जरूरत थी मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति तक खुद पहुंचे, उनकी सरकार में उनके अधिकारी पहुंचे और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने देश के अंदर से, देश के बाहर बहुत सारी संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि आपने उस दौरान जो काम किया है, लोगों की जो सेवा की है, उसके लिए हमें बहुत सारी संस्थाएं, आप रिजर्व बैंक की बात करें, नीति आयोग की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखिए कि जो नुकसान था, जिसका पूरा आकलन करने के बाद पूरी रिपोर्ट हमारी सरकार ने भारत सरकार को सौंपी, जो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान को हमने पूरी रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को सौंपा है, इस उम्मीद के साथ कि भाई भारत सरकार से हमको मदद मिलनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में हम भी भारतवर्ष का राज्य है हिमाचल प्रदेश, हम भी उसका अंग है, हमारे भी अधिकार। अगर हम पे आपदा आई, प्रदेश के लोगों पे आपदा आई, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई गलत नहीं है कि हम अपनी भारत सरकार से इस उम्मीद के लिए है कि वहां से हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए। पहले हमारी लड़ाई थी उस दौरान कि हमको जो है आप जो है इसको एक स्पेशल पैकेज के तौर पे कुछ मिलना चाहिए था, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकते उस वक्त। ड्यूरिंग जो ये 2 महीने चला आपदा का समय, उन सड़कों को बहाल करना
बिजली की और पानी की स्कीमों को बहाल करना या लोगों की मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी प्रदेश की अपनी, उसमें और भी यह चैलेंज बहुत बड़ा था। और हम सब ये उम्मीद करते कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका विशेष नाता की वो जिक्र करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हमको भी पूरी उम्मीद थी, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के लोगों का पूरा मदद करेंगे। पर अभी तक ऐसी कोई बात, उस 10,000 करोड़ के बस में कोई पैसा नहीं मिला। जो कुछ चीजें मिली, जो पैसा मिला, वो एक आप समझते हैं आपदा के दौरान हर राज्य का एक शेयर बना होता है कि जब कभी ऐसा समय आता है तो आपदा के लिए वो निश्चित तौर पे बजटरी प्रोविजन जो है किया होता है। वो पैसा हमको जरूर मिला। उसकी उस दौरान कुछ एडवांस पेमेंट्स भी मिली, कुछ पिछली भी थी 21-22 की, वो भी कुछ रिलीज हुई। वो स्वाभाविक तौर पे उस बजट से आपको पैसा मिला। लेकिन उस दौरान जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ, सड़कें खुल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा मनाली में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में संभाला, वो आप सब लोगों ने जो कवरेज की वो अपने आप में बहुत सराहनीय थी। आप लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा रोल रहा और पूरे देश के लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मीडिया के लोगों ने जो काम किया, मैं उस बात की भी बड़ी सराहना करता हूँ। सवाल ये था कि सेशन की मांग की विपक्ष के नेता कि भाई इस बात पे एक सदन होना चाहिए, असेंबली का सेशन होना चाहिए स्पेशल। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले लोगों की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल सेशन हमने बुलाया। उस सेशन के अंदर जो है सारी बातें रखी गई और सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रस्ताव लाया गया कि हम चाहते हैं कि हमारे को जो है आप आपदा राज्य घोषित करें नेशनल डिजास्टर के तौर पे, तो राज्य का जो है डिजास्टर घोषित करें और स्पेशल पैकेज हमको जरूरत है। इस बात का प्रस्ताव विधानसभा में लाया है और दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए जो विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते हैं विपक्ष के लोग, भाजपा के नेता, जब 75 लाख लोगों पे जो है संकट था हिमाचल प्रदेश में और हमको बड़ी जरूरत थी, तो उस वक्त भाजपा के विपक्ष के लोग, नेता उस प्रस्ताव के साथ खड़े नहीं थे। जिस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि हम विधानसभा के थ्रू एक प्रस्ताव भेजते हैं कि हमको जो है इस वक्त विशेष पैकेज मिलना चाहिए, भारत सरकार होना चाहिए था कि वो ध्वनि मत से, एक मत से पास होना चाहिए था। और उसमें जो है क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं था, वो केवल मात्र अपने लोगों को राहत दिलाने के लिए था और आपदा के लिए राहत मांगने के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, मैं भी पूछता हूँ आज, कि उस प्रस्ताव के क्या आप फेवर में थे? क्या आपने उस प्रस्ताव का समर्थन किया या नहीं किया? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जब जरूरत थी तो आप राजनीतिक दृष्टि से उसको देखते रहे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में थे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि उस दौरान वो इस बात को जोर से उठाते अपने प्रधानमंत्री जी से देश के बारे में और दिल्ली में पार्लियामेंट में कि हिमाचल प्रदेश आज एक बुरे दौर से गुजर रहा है, हमारी मदद होनी चाहिए। ये प्रश्न एक बहुत बड़ा था और ये प्रदेश की जनता अभी आने वाले चुनावों में जरूर पूछेगी। सभी जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या आप प्रदेश के लोगों द्वारा चुने हुए नहीं? या आपको बताना पड़ेगा आज ये प्रदेश की जनता को कि उस वक्त आपका क्या रोल रहा, कब आपने ये बात प्रधानमंत्री जी से उठाई, कब ये पार्लियामेंट में उठाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में हम भी बार बार ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि प्रदेश की जनता खुद पूछे कि जब हम बुरे वक्त में थे तो आपका क्या रोल रहा? आप दिल्ली में सत्ता में थे तो क्या मदद आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी? ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि विधानसभा में आपका क्या रोल, दूसरा प्रश्न था जो लोग दिल्ली में उनका क्या रोल रहा और उन्होंने क्या क्या उस दौरान किस तरह से मदद करने का प्रयास किया। अब हमारी बात आज भी है कि माननीय नड्डा जी का हमेशा हम स्वागत करते हैं कि वो प्रदेश से हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है। वो अभी दौरा करके गए। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं सब लोग कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के एस्टिमेट सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप बताएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं।
आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता करें। अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं कि आपके पास हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के डैमेजेस एंड लॉसेस जो सबमिट किए हैं, आप उसके एवज में सीधे तौर पे हमको जो है प्रदेश सरकार को पैसा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री से और भारत सरकार से करना चाहिए। दूसरी बात, देश के हमारे मुख्यमंत्री कम से कम 3 बार इस विषय को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर से 2-3 बार मिले कि हमारा जो अधिकार भी बनता है, हमने पूरी फॉर्मेलिटीज भी कर दी है। तो इस बात को मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। नुकसान के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप इस काम में प्रदेश के लोगों की मदद करें। उसके बावजूद जो कुछ हुआ, हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए। अपने आप 4500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया अपने रिसोर्सेस स्टेट, और उसको लेके आगे बढ़े। जिस प्रकार से राहत मैनुअल में चेंजेस हुए वो अपने आप में इतिहास है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हिमाचल देश के अंदर पहला राज्य बना है जिन्होंने जो है पूरे मैनुअल को चेंज करके 1 लाख की जगह 7 लाख रुपया लोगों को आज मिला। और उस कड़ी में बहुत सारी चेंजेस हुई मैनुअल में। लोगों ने अपने मवेशी है, गाय है, कोई और है, हर चीज को बढ़ाया, चाहे उसमें उनका घर था, चाहे उनके बगीचे के लॉसेस थे, जमीन के लॉसेस थे। तो ये सारी चीजें चेंज करने के बाद जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने खुद मैक्सिमम जिलों में जाके लोगों को जो है राहत बांटी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको हमने बेखूबी किया है। ये हमारे सिर्फ टाइम की बातें हैं कि इन चीजों के बावजूद हमने जो बड़ी बातें कही, जिसमें बार बार विपक्ष के नेता इस बात को लेके एक राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटीज हैं, उसको लेके मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है जब वो सत्ता में आती है, उससे पहले चुनाव में जो भी हमारा मैनिफेस्टो था, या आप कहिए कि जो हमारी गारंटीज के तौर पे हमने बात रखी प्रदेश की जनता के सामने, स्वाभाविक तौर पे वो सारी बातें हम इस तरह रखते हैं कि प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और 5 साल के लिए आपकी सेवा करने का मौका हमारी कांग्रेस की सरकार को मिला। स्वाभाविक तौर पे वो प्रॉमिसेस 5 साल के लिए होते हैं कि हम किस प्रकार फेस्ड मैनर में कौन सी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, जो हमने वादे किए। हमने वादा किया था कि पहली गारंटी ओपीएस के तौर पे पूरी करेंगे, वो हमने कर दी। उसमें आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने 10 बार उसको कवर किया है। 1,36,000 लोगों को उसका फायदा मिल रहा है और तकरीबन 500 से ऊपर लोगों को पेंशन मिलनी शुरू होगी। किस प्रकार 3700 वाले न्यू पेंशन स्कीम में अगर 3700 मिलता था तो आज 40,000 लोगों को पेंशन मिल रही है। तो अपने आप में हमारी जो पहली कमिटमेंट और पहला जो प्रॉमिस था हमने पूरा किया। उसके बाद जिस प्रकार से हमने स्टार्टअप शुरू किया हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमने प्रॉमिस किया था कि 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना हमारी गारंटी के तौर पर थी, उस पर काम हुआ। और उसमें जो एक इलेक्ट्रिक वाहन देने की जो हमने बेरोजगार युवा साथियों के लिए इस योजना को एक अपने आप में देखिए कि जहाँ पर एक पोल्यूशन से प्रदेश को बचाएंगे, ग्रीन स्टेट की तरफ जाएंगे, साथ ही इसको रोजगार से जोड़ के बहुत अच्छी योजना शुरू की कि जो बच्चे बेरोजगार है उनको इन गाड़ियों को खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी देंगे और बैंकों से टाइप भी कराएंगे। और उसके बाद वो गाड़ियां सरकार के महकमों के साथ टाइप करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 40-50 हजार रुपया वो बच्चा महीने का कमा सके। तो ये सेल्फ रोजगार है जिसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है इसको उन बच्चों को मदद करेगी। तो ये अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी भी राज्य में इस तरह की कोई योजना आपको मिलेगी कि जिसमें रोजगार भी मिलेगा और हम ग्रीन स्टेट की तरफ भी जाएंगे। और सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी आज तक कहीं नहीं मिली। अगर आपकी गाड़ी सोलर, अपनी इलेक्ट्रिक कार 14 लाख की आती है या 20 लाख की आती है, तो उसमें से 7 लाख या 10 लाख रुपया जो सब्सिडी है 50% वो सरकार देगी। तो अपने आप में ये मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी राज्य में इस तरह का अनुदान मिला हो किसी योजना का। उसी में अगली कड़ी में सोलर ऊर्जा का, जो छोटे छोटे सोलर ऊर्जा के जिनके पास जमीनें हैं, मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत बात जिक्र किया कि लोग आके अपना रोजगार खड़ा करें, हम उनकी पूरी मदद करें। अगर आपके पास जमीन है तो आप उसमें सोलर पैनल लगा के हम पूरी मदद, फाइनेंस भी कराएंगे, 50% सब्सिडी भी देंगे और बिजली भी खरीदेंगे। उस प्रकार से आप अपना किस प्रकार उस जमीन में रोजगार कमा सकते हैं। तो ये इस तरह के बड़े फैसले हमारे 1 साल के कार्यकाल में हुए। व्यवस्था परिवर्तन वाली जो सरकार थी
उसमें अपने आप एक बड़ी व्यवस्था है कि अगर लोगों का आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मामले जो रेवेन्यू से जुड़े होते हैं, जिसमें डिमार्केशंस, जिसमें पार्टीशन करना एक दूसरे का, या जिसमें इंतकाल का जो काम है, ये वर्षों तक चलते रहते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि इसको एक व्यवस्था के साथ जोड़ना है, जो पुरानी चीजें चली आ रही है उसको बदलाव कैसे करना है। तो ये हमने जिस प्रकार से रेवेन्यू अदालत का आयोजन किया और आज तक पिछले कल तक 65,000 लोगों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिला, जिसमें मैक्सिमम इंतकाल लोगों के हुए जो वर्षों से चक्कर काट रहे थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के, वो बड़ी तेजी के साथ अदालत के जरिए लोगों को इसका पूरे तौर पर फायदा मिला। और उसके अलावा जो डिवीजन के केसेस थे वो हुए हैं 3,000 से ऊपर, और आगे भी ये चलता रहेगा। ये वो कार्य हैं जिससे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, या गवर्नेंस की तरफ जो हमारी सरकार बात करती है कि लोगों को ये काम होने चाहिए बिना डिले के। वर्षों तक चलते थे ये रेवेन्यू के केस, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती थी। तो अपने आप में ऐसे फैसले करके हमने इस बात को समझा है कि जो पिछली सरकारों ने जिन कामों को आगे नहीं बढ़ाया या बिना विजन के 5 साल काट दिए, डबल इंजन की जो सरकार थी केवल लोगों को डबल इंजन दिखाती रही, और मॉडल उनका केवल लोन लेके कर्जा लेके प्रदेश को चलाने का पिछली सरकार का मॉडल था। या उनके पास कोई फैक्ट्स है तो आज भी बता सकते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में भारत सरकार से कब कब किस तुमको स्पेशल पैकेज मिला, बता दे। केवल मात्र कर्जों का बोझ पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों पे चढ़ाया। अब हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए। ये एक करेज की बात, सबसे पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की है कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करें। जो दलदल में हम फंसे हैं कर्जों के, हर व्यक्ति 1,02,000 के कर्जे में है आज, उसको कैसे बाहर निकालें। ये बड़ी जरूरत है कि आज हम सोचेंगे तो अगले 4-5 वर्षों में हम इस अर्थव्यवस्था को ठीक करें, तभी विकास की गति जो है वो पकड़ सकती है। उसके लिए बड़े फैसले किए गए। शराब के ठेकों की नीलामी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था, जिससे 650 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू सरकार को एक साल में मिला। हम पूछते हैं पिछली सरकारें क्यों नहीं कर सकती। उसके बाद अंडर वाटर सेस के लिए हमने बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया। जो हमारे रिसोर्सेज है, पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो उसमें हमारे अधिकार होने चाहिए। उसको लेके बड़ा फैसला किया, उसमें लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें भारत सरकार ने किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार की चिट्ठियां लिखी, वो आप लोगों के सामने। उसमें हमें सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का जैसा मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे हैं। तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और उसके बाद गति देनी है विकास को। और भी बहुत सारे जो फिजूल खर्चे होंगे उसके ऊपर अंकुश लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने प्राथमिकता तय कर कि हमको पहले अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। हम लोगों पे टैक्स लगाने की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये ग्रीन राज्यों की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे बड़े फैसले होने वाले हैं। 1 साल के अंदर एक नई दिशा एजुकेशन में हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इसके आगे बढ़ के फैसला लिया कि हम जो है सभी स्कूलों में अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये ऐसे फैसले जिसमें से गारंटीज में से हमने 3 फैसलों पे ऑलरेडी काम किया है और गारंटीज पे सब कमेटीज काम कर रही है ग्राउंड पे। उसको कैसे आगे बढ़ना, आने वाले अगले वर्ष और कमेटियों पे काम होगा, उसके अगले वर्ष और कमेटियों पे काम होगा। तो ये 4 साल का लक्ष्य है कि हम गारंटियों से भी आगे बढ़ के काम करें। जो प्रोमिस नहीं किए उस पर भी काम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मुख्यमंत्री जी ने आने वाले बजट के लिए एक और इंडिकेशन कि ऐसे परिवार जहां पर जेंट्स की डेथ हो जाती है और वहां विडो रह जाती है और उसके बच्चे रह जाते हैं, ऐसे 1 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो विडो के बच्चे होंगे, उनको सरकार पूरा पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार देगी। क्योंकि उन परिस्थितियों में उस परिवार में जब उसमें कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है तो उस माँ के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि अपने बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं, एक दुख के साथ। तो इस पे एक बड़ा फैसला लेने वाली हमारी सरकार कि हम ऐसे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश में होंगे, ऐसी फैमिली, उनको हिमाचल सरकार जो उनकी पढ़ाई का खर्चा जहां तक उन्हें पढ़ना होगा पूरी तरह से फ्री करेगी और उनकी मदद करेगी। और बहुत सारी योजनाओं पे काम हुआ, सुखाश्रय में काम हुआ, वहां लोगों को बेनिफिट मिलने शुरू हुए। कहने का मतलब 1 साल का जो कार्यकाल था
किसानों बागवानों की बात करें, पहली बात, ये बड़े समय से जिस प्रकार का समर्थन मूल्य सीधे 1.5 रुपये किलो बढ़ाया है, चाहे वो सेबों की बात थी, किलो की बात थी, मैंगो की, सब में वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। या किलो के हिसाब से सेब बेचने की जो बात हमारे बागवान कई वर्षों से करते हैं,